नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर सीतामढ़ी से आ रही है, जहां पर सनकी ने 2 बच्चों की हत्या कर दी है। पत्नी को भी इस सनकी ने चाकू मारकर घायल कर दिया है। डुमरा के बरहरवा की यह घटना, जहां पर वारदात के बाद सनकी फरार बताया जाता है, तो अपने 2 मासूम बच्चों के इस शख्स ने हत्या कर दी, वहीं पत्नी को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। फिलहाल ये शख्स फरार बताया जा रहा है। तस्वीर एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर। और सनकी को पकड़ने के लिए अब इस वक्त कवायद शुरू कर दी गई है। और संवाददाता राकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, इस घटना के पीछे वजह क्या सामने आ रही है? घटना के पीछे जो वजह है उसकी अभी तो पूरी तरीके से खुलासा नहीं हो सका है। जो सनकी शख्स है उसका नाम रोशन शाह है और वह सीतामढ़ी के सोनबरसा थाना क्षेत्र के इनरवा गांव का रहने वाला है। और वह अपनी पत्नी को नेपाल का गौशाला एक जगह है वहां से लाकर उसको उसके घर तक पहुंचाने की बात कह रहा था। इसी बीच उसने सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र के बरहरवा गांव में इस घटना को अंजाम दिया है। और सबसे गंभीर बात यह है कि घटना को अंजाम देने के बाद आसपास के जो इलाके थे उसमें पुआल का बड़ा टाल रखा गया था, उसमें वो आग लगा दिया और यह कोशिश किया कि इस आग में जलकर लोगों को लगे कि मौत हो गई है। और घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया है। मौके पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन भी मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राकेश आपका। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर एक सनकी की तरफ से अपने 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई और पत्नी को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। नालंदा से बड़ी खबर आ रही है, जहां कोरवा के उप सरपंच की हत्या कर दी गई है। ललित यादव की गोली मारकर हत्या की गई है। तिलहाड़ा के खजूरिया के पास की वारदात, जहां पर ललित यादव की गोली मारकर हत्या की गई है। और अब बात कैंपस के किंग की। जिंदाबाद साइंस कॉलेज की जीत होगी। तो भाई जी ये नहीं चलने देंगे। तो बिल्कुल कैंपस का किंग कौन होगा, ये आज शाम होते होते पता चल जाएगा। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है और कुल 24,395 छात्र इस चुनाव में भाग ले रहे हैं। 5 केंद्रीय पैनल और 26 काउंसलर पद के लिए आज चुनाव हो रहा है, जिसे लेकर चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 31 पदों के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और दोपहर 2 बजे तक स्टूडेंट्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे, वैसे प्रतिनिधि को चुन पाएंगे जो उनके इस विश्वविद्यालय के लिए छात्र हित में कई तरह के फैसले लेते नजर आएंगे। परिणाम आज शाम तक आ जाएंगे। पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ का जो मतदान है वो आज शुरू है। आपको बता दें कि 5 जो सेंट्रल पैनल और 26 काउंसलर पद के लिए जो मतगणना है वो भी आज ही होगी और देर शाम तक, अगर रात कहें तो वहां तक ये जो है वो फैसला जो है वो आ जाएगा। लेकिन पटना विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ का चुनाव है उसकी सरगर्मी देखी जा रही है। और आपको बता दें कि जो ये देखिए मतदान सेंटर है और अभी हम पटना कॉलेज की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे तस्वीर में बड़े संख्या में जो सुरक्षा बल हैं वो लगाए गए हैं और पूरे मतदान केंद्र के चारों तरफ जो है वो 144 धारा जो है वो लागू है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना कॉलेज की, यहाँ पे जो मतदान है वो शुरू है और यहाँ पे देख रहे पुलिसकर्मी हैं और बारी बारी से लोग जो हैं वो अपना मतदान करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। और अब जरा तस्वीरों में आपको दिखाएं कि यहाँ पे जो मतदान है वो शुरू है और यहाँ पे जिस ढंग से यहाँ पे बैलेट बॉक्स लगाए गए हैं, बैलेट बॉक्स में यहाँ पे तमाम जो लोग हैं छात्र अपने अपने उम्मीदवारों के यहाँ पे अपना मत डाल रहे हैं। जो लोग हैं यहाँ पे मतदान करने के लिए आए हैं उनसे हम बात करते हैं। देखिए मतदान शुरू है और इस बार का जो चुनाव हो रहा है काफी चैलेंजिंग भी है। और छात्र संघ को क्या लगता है कि कैसे वोटिंग हो रही है और
क्या उम्मीदवार आप लोगों को चाहिए, कैसा अध्यक्ष चाहिए? सबसे पहले कि उम्मीदवार हम लोग को वैसा चाहिए जो हमारे विश्वविद्यालय को जो मूलभूत सुविधाओं को पूरा कर सके। ऐसा नहीं कि हमें कोई कहे कि हम इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूल समस्याएं हैं, जैसे वॉशरूम नहीं है, साफ सफाई है, क्लासरूम अच्छा रखना हो, ये सुविधाएं जो देने वाले हैं, वैसे लोग जो हमारे बीच रहेंगे आने वाले, वैसे लोगों को चुनना है। और हाँ, निश्चित तौर पर इस बार का जो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट होगा वो चैलेंजिंग होगा, चूंकि बहुत सारे लोग हैं, कड़ी टक्कर है, तो इस वजह से चैलेंजिंग होगा। तो अभी मतदान करने के लिए है। सबसे बड़ा पटना यूनिवर्सिटी का मुद्दा यही है, हंगामा होता है, पढ़ाई होती नहीं है। क्या कैसा उम्मीदवार चुनने जा रहे हैं आप? नहीं, मेरी लाइफ की फर्स्ट टाइम है जो मैं ये चुनाव देख रहा हूँ और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है कि माहौल खराब हो, सभी प्रशासन सभी हम लोग की सुरक्षा में लगे हुए हैं और हम सब पूरे मन से वोट देने कैसे आप लोग अध्यक्ष चुनना चाह रहे हैं कि क्या करें? जो मतलब हम लोग की कमी को पूरा करे, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग है, जो छात्रों को बीच हमेशा से जुड़े रहें, यही मतलब ऐसी कैंडिडेट को हम लोग वोटिंग करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे जो आम सुविधाएं हैं उसे भी देखा जा रहा है, विश्वविद्यालय की गरिमा जो बनाए उसे भी लोग जो है वो देख रहे हैं, और जो पुलिस अधिकारी हैं लगातार निगरानी है, निर्देश दे रहे हैं। सर, मतदान शुरू है, मतदान को लेकर के कैसी तैयारी सर? है? सब पुख्ता इंतजाम है सर, जो व्यवस्था की गई है, सारे लोग आ गए हैं और जो भी वोटर हैं वो आएंगे अपना। और कहीं से भी कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है सर। आप लोग हैं और प्रशासन सारा मुस्तैद है। प्रशासन सारा मुस्तैद है और मतदान जो है वो चल रहा है। आज देर रात तक जो है ये इसकी जो फैसला है, मतगणना भी होगा और फैसला भी आ जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि इस बार के जो अध्यक्ष पद पे या तमाम पदों पे जो उम्मीदवार बनेंगे वो पटना विश्वविद्यालय के लिए छात्रों के हित में जरूर काम करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि नारायण, न्यूज 18 पटना। और हमारे सहयोगी रवि नारायण हमारे साथ इस वक्त पटना विश्वविद्यालय से सीधे जुड़ चुके हैं। रवि, चूंकि 8 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी थी, तो जरा तस्वीरें भी दिखाइए और छात्रों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आज फैसला हो जाएगा कि पटना विश्वविद्यालय का जो चैंपियन है वो कौन होगा। और ये तस्वीरें पटना विमेंस कॉलेज की हम अब दिखा रहे हैं, और सुबह से जो जोश जो है वो छात्राओं में जो देखी जा रही है वो देखते हुए बन रहा है। पटना विमेंस कॉलेज में जो लड़कियों में जो उत्साह है वो सबसे ज्यादा देखी जा रही है, और लंबी लंबी कतारें जो है वो सुबह से आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन होगा उसको तय करने में तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कितना जबरदस्त उत्साह स्टूडेंट्स के अंदर है और खासकर छात्राओं के अंदर ये उत्साह नजर आता है चरम पर। नालंदा जिले के डेंटल कॉलेज भागन वेगाह के पास शुक्रवार के देर शाम फ्लाईओवर का बीम गिरने के बाद एक मजदूर की मौत हो जाती है, जिसके बाद घंटों अफरा तफरी का माहौल देखा गया। इस घटना में बेटा के रामनगर निवासी मजदूर रंजन राम की मौत हो चुकी है। न्यूज 18 की टीम ने इसी ग्राउंड जीरो का निरीक्षण किया, लोगों से बातचीत की और फ्लाईओवर के निर्माण में जल्दबाजी में ये निर्माण और लापरवाही किस कदर नजर आती है। बीम में न तो सही तरीके से सरिया दिया गया और ना ही गुणवत्ता का कोई ख्याल रखा गया, और इसीलिए जब ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार पहुंचे तो लोगों ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के भागन वेगाह डेंटल कॉलेज के पास, जहां आप देख सकते हैं कि बख्तियारपुर रजौली मार्ग पर जो है 4 लेन बनाया जा रहा है और ये NH-20 है, और जहां पर देख सकते हैं किस तरह से जो है फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा था। उसी दौरान ये हादसा हुई है और इसका बीम टूटकर नीचे गिर गया है, जिसमें एक मजदूर की कल देर शाम मौत हो गई थी। जिसके बाद आज हमने इसकी हकीकत की जांचने पहुंचे हैं और इसकी ये देख सकते हैं किस तरह से जो है कि यहाँ पर जो ये फ्लाईओवर का जो बीम जो कल टूट कर गिरी थी, इसी से ये हादसा हुई थी। अब देख सकते हैं किस तरह से जो है छड़ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है सही से, और यहाँ पर बता दें कि ये छड़ की कमी के कारण ही इस तरह की हादसा हुई है, और जो छड़ पड़नी चाहिए थी, जितनी mm की पड़नी चाहिए थी, उसका जो है ध्यान नहीं रखा गया है और पतला छड़ देकर इसे खानापूर्ति की जा रही है। घटना यहाँ पर हुआ है कि जो पाइलिंग चढ़ाया जा रहा था, जिसमें छड़ तो कुछ इसमें है ही नहीं, मटेरियल के भी देख रहे हैं कितना लो है, और ये चढ़ाने के क्रम में ही मैंने टूट करके और इसमें आदमी दब गया था, है ना, जो एक्सपायर है। क्या लग रहा है छड़
है सही से। कुछ तो है ये नहीं, इतना तो घर बनाता है लोग जो पिलर जब बनाता है घर में जो देता है तो इससे ज़्यादा देता है और इससे मोटा देता है। और ये तो मतलब हाईवे स्टेट हाईवे का जो ये पिलर है इसमें तो मतलब ट्रक लोडिंग चलेगा, जब अभी कुछ इस पर वजन भी नहीं पड़ा तो ये सिचुएशन है। और जब चलेगा तो क्या होगा? क्या होना चाहिए? उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, पूरा उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। में तो छड़ है ही नहीं है, ये तो देखने की चीज है, लंबाई में कुछ भी नहीं। इससे अच्छा तो हम लोग के मकान में रहता है। देख सकते हैं क्या जो स्थानीय ग्रामीण है उनका साफ कहना है कि इस तरह के मामले में उस तरह से जांच होनी चाहिए। जिस तरह से जो है छड़ देने में कोताही की गई है और इसमें मोटी मोटी रड देनी चाहिए थी, लेकिन जो है सरिया नहीं मिलने इसमें रहने के कारण ही इस तरह के हादसा हुई है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। और बड़ी खबर इस वक्त सृजन घोटाले से जुड़ी हुई आ रही है अपडेट के तौर पर कि बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आनंद चंद्र गोराई भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं और भागलपुर सीबीआई टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेशी के बाद इन्हें जेल भेजा गया है और कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजे जा चुके हैं। सृजन घोटाले में यह बड़ा अपडेट इस वक्त बड़ी जानकारी के तौर पर सामने आता हुआ, जिसमें बीओबी के तत्कालीन प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना में एक महिला को गूगल पर सर्च कर हॉस्पिटल का नंबर निकालना, उस पर कॉल करना काफी महंगा पड़ गया। साइबर अपराधियों ने 3 बार में यूपीआई के कनेक्ट महिला के बैंक अकाउंट से 79,367 रुपए उड़ा लिए। साइबर फ्रॉड की शिकार हुई महिला अनुपम ने ईओयू का दरवाजा खटखटाया है। पीड़ित महिला अनुपम से बात की न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आता रहा है। एक और नया मामला आर्थिक अपराध इकाई में आया है। मामला जो है वो नंबर लगाने यानी अस्पताल में इलाज कराने को लेकर नंबर लगाने से जुड़ा हुआ है। क्या है पूरा मामला, हम बात करते हैं। अनुपम है, इनके साथ धोखाधड़ी हुई है। अनुपम, ये बताइए क्या हुआ आपके साथ? हम हॉस्पिटल में नंबर लगाने के लिए गूगल से नंबर निकाले थे, तो उसको फ़ोन किए तो वहाँ से फिर रिटर्न कॉल आया और वो बोला कि मतलब पहले आपको नंबर लगाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो वो एक बोला कि हम पहले नंबर लगाने के लिए आपको 5 रुपये का गूगल पे से आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। तो बोला एक लिंक भेजा और उस पर हम ट्रांजैक्शन मतलब उसका अपना बनाया हुआ था, तो उस पर हम ट्रांजैक्शन किए। उसके बाद मेरा 79,000 काट लिया पूरा, मतलब जितना भी अकाउंट में पैसा था सारा काट लिया। किस अस्पताल में आप इलाज करवाना चाहती थी और वो कौन था, क्या बताया आपने आपको जिसने धोखाधड़ी किया आपके साथ? वो बोला कि वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है वो महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल में, यही बोल के वो मेरे से बात किया और पूरा पैसा काट लिया। लगातार अवेयरनेस फैलाई जाती है, फिर भी आप कैसे नहीं समझ पाई चीज़ों को? नहीं लगता चूक हुई है और उसके कारण खमियाजा आपको भुगतना पड़ा, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए? अब कोई मतलब पेशेंट है तो वो कैसे समझ पाएगा कि इतना हर समय इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं रहता है, तो फिर वो मतलब अब वो समझ नहीं पाया। देखिए इनके अकाउंट से, अनुपम के अकाउंट से धोखाधड़ी करके 79,000 जो है वो कैश विड्रॉ कर लिया। धोखेबाजी करके साइबर फ्रॉड के द्वारा ये काम किया गया। साइबर क्रिमिनल ने काम इस घटना को अंजाम दिया है और अब न्याय पाने के लिए ये आर्थिक अपराध इकाई का दरवाजा खटखटाई है। आर्थिक अपराध के जो एसपी हैं सुशील कुमार, उनका कहना है कि इस पूरे मामले को वो गंभीरता से देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से आए दिन साइबर फ्रॉड हो रहा है और ऐसे लोगों पर, साइबर अपराधियों पर पुलिस महकमा समय रहते कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके कारण से ऐसी ठगी का शिकार हो रहे हैं। और ओवरऑल देखना होगा कि इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई कब तक इन्हें न्याय दिला पाता है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। हजारीबाग में पुलिस ने भारी मात्रा में तबाही के सामान को बरामद किया है। होलंग पडवा नदी पुल के नीचे से पिलर के पास से भारी मात्रा में ग्रेनेड, जिंदा कारतूस, खोखे और दूसरे सामान बरामद किए गए हैं। दरअसल एसपी को पिलर के पास पानी की धार में बंदूक की गोली जैसा कुछ दिखने वाला सामान मिलने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम यहां पर मौके पर पहुंचती है। जांच की गई तो इस दौरान 8 से 10 खोखे बरामद हो गए। सघन जांच के दौरान पिलर के पास 16 पीस डिफ्यूज हैंड ग्रेनेड के साथ करीब 300 कारतूस, हैंड ग्रेनेड के पार्ट्स, AK-47 के 56 खोखे और कई अन्य दूसरे सामान भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी इन सामानों को वहां छिपाकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे।
और दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। पहली तस्वीर जिन सामानों की बरामदगी इसी पुल के नीचे से पिलर के पास से की गई, वहीं दूसरी तस्वीर पानी के इसी जगह से जहां पर आपको ये वीरान सा दिख रहा जगह नजर आ रहा होगा, लेकिन यहीं पर इन तमाम हथियारों के जखीरों को छिपाकर रखा गया था। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में अपराधी रहे होंगे। हालांकि वक्त रहते इन तमाम सामानों की बरामदगी कर ली गई और भारी मात्रा में तबाही का सामान होलंग पड़वा नदी पुल के पास से बरामद किया गया। पड़वा नदी पुल होलंग के पास नदी में कुछ गोली जैसा दिखने वाला सामान छुपाया हुआ दिख रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए लोग अपना यह टीम बनाए। काफ़ी संख्या में तकरीबन 36 ग्रेनेड मिले हैं जो कि डिफ्यूज हैं और 41 राउंड मिले हैं जिसका SLR 7.62 mm का जिसका मुँह खुतरा हुआ है और 148 जिंदा कारतूस SLR 7.62 का मिला है। लोगों का मंशा था कि वहाँ पे छुपा के रखना और कोई बड़ा क्राइम को अंजाम देने का ये था, इसलिए शायद वहाँ उन लोग छुपाया था। उत्तरी भारत से आ रही सर्द हवाओं की वजह से राजधानी रांची का पारा अब गिरने लगा है। रांची के कांके में आज सुबह न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि धूप निकलने के बाद ठंड में कमी भी आ रही है। पारा गिरने की वजह से हर सुबह मोरहाबादी मैदान पहुंचने वाले मॉर्निंग वॉकर्स अब गर्म कपड़ों में नजर आते हैं और मॉर्निंग वॉक करते दिखते हैं। मॉर्निंग वॉकर्स की माने तो ठंड को चुनौती देने में अब उन्हें मजा आने लगा है। मोरहाबादी मैदान में मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन के सदस्यों से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। उत्तर भारत से आने वाली हवाओं के कारण राजधानी रांची का पारा एक बार फिर गिरने लगा है और पारा गिरने की वजह से जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं जो हर सुबह मोरहाबादी मैदान पहुंचते हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन के लोग हैं। और सर, जो पारा गिरा है तो कितनी मुश्किलें बढ़ी और आप लोग इसे कैसे चुनौती के रूप में ले रहे हैं? मेरे विचार से पारा गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर साल ही गिरता है, हर साल ही हम लोग इसको एंजॉय करते हैं और मॉर्निंग वॉक आते हैं, सारा पारा खत्म हो जाता है। गिरने वाला पार्ट हम लोग का खत्म हो जाता है। पारे को भी पारा बढ़ा देते हैं। अभी क्या है कि 11 डिग्री है, जब हम लोग को 3-4 डिग्री होती है तब घूमने में ज़्यादा मजा आती है। क्या है कि शरीर में हीट होनी चाहिए, हीट अपने आप आती है चलने से। सर, समय के साथ जैसे ब्लड शुगर कहें, BP कहें, तमाम जो परेशानियां बढ़ती हैं, तो क्या उसको लोग प्रिकॉशन नहीं लेते हैं? क्या प्रिकॉशन हम लोग आदत बना हुआ है। हम लोग शुरू से आज 40 साल से जो है रेगुलर घूम रहे हैं। हम लोग सुबह में ठंडा, गर्मी, बरसात सब में हम लोग घूमते हैं आए दिन। स्वास्थ्य के लिए जो हम लोग एकदम टाइट रहते हैं। ठंड को नाम ही है एसोसिएशन का, मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन। हम लोग 39 मेंबर हैं इसमें और हम लोग करीब 25 साल से घूम रहे हैं सुबह। और पूरे जो हर मौसम का, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, इसका पूरा आनंद लेते हैं। का आनंद ले पूरा आनंद ले रहा सर। घूम फिर करके आराम से कुछ खाए पीजिए, गर्म चाय देह को वापस ठीक कराते हैं और एंजॉय करते हैं। घूमते भी हैं, सेहत भी बनाते हैं, BP भी कंट्रोल करते हैं, शुगर भी कंट्रोल करते हैं और खाने पीने का भी आनंद लेते हैं। एक मुस्कान से भाग जाए ठंड। एक मुस्कान। और जय हो झारखंड। जय हो झारखंड। लोगों का साफ कहना है कि पारा भले कितना ही गिरे, हम नहीं डरने वाले। हम वो मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन के लोग हैं जो पारे को भी चुनौती देते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। वहीं दरभंगा में प्रदूषण का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा और AQI लेवल जो है वो 300 से 400 के बीच है, जिससे लोगों को अब काफी परेशानी हो रही है। लोगों की परेशानी और इस बात से भी ज्यादा बढ़ गई है कि नगर निगम, जिला प्रशासन या फिर जनप्रतिनिधि इसे लेकर सजग नजर नहीं आते हैं। उनकी तरफ से लापरवाही बरती जा रही है। दरभंगा में AQI लेवल की लगातार जो है गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। वही 300 से 400 के बीच अभी भी AQI लेवल है। हम आपको दिखा रहे हैं कि टाउन हॉल के पास जो लगा हुआ बिहार स्टेट के द्वारा पोल्यूशन चेक करने के लिए जो लगाया गया है, उस बोर्ड को भी देखें तो अभी 350 के करीब जो है बताया जा रहा है कि AQI लेवल यहाँ पर है, जो काफ़ी खतरनाक माना जा सकता है। चूँकि 50 के बाद ही लोग जो जानकार हैं कहते हैं कि काफ़ी खतरनाक हो जाता है। देखिए, जिस तरह से डर का एक माहौल बना है,
मीडिया में ये बातें लगातार चलती आ रही हैं कि दरभंगा का वायु प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ चुका। अब अभी मैं फ़िलहाल दिल्ली से आया हूँ और दिल्ली का मुझे नियम शायद पता है कि 300 से ऊपर जब मामला जाता है तो वहाँ ऑड इवन के नियम लागू हो जाते हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती है। और ये सोचने की बात है कि बिहार में दरभंगा जिला जहाँ एक फैक्ट्री भी नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है कि ना यहाँ एक फैक्ट्री है ना इस टाइप के, लेकिन यहाँ इतना प्रदूषण का लेवल क्यों बढ़ रहा है? बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये तो न्यूज़ 18 का जो दिखाए सेहत के प्रति बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ के न नेता को कोई मतलब है न नगर निगम को कोई मतलब है। मरे तो मरे, न रोड है न नाला है, कुछ भी नहीं है। AQI लेवल है लगातार बढ़ रहा है, घट भी नहीं रहा है, स्थिर है। इससे लोगों में चिंता है, डर का माहौल है और जो प्रशासन की तरफ से जो प्रयास किया जाना चाहिए वो कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।